नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया का ये संयुक्त कार्यक्रम। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आज का दिन बहुत ही गहमा-गहमी वाला दिन रहा। राहुल गांधी यहाँ पर थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ये प्रेस से कहा कि 70 सीटों पर ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। बाकी 11 सीटें दो जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनमें बटेगी। इससे आगे कुछ भी बताने से हेमंत सोरेन ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि आगे बताएंगे किस कौन कितनी सीट पर और कौन कैंडिडेट्स हैं, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। राहुल गांधी आज झारखंड में थे और वो संविधान सम्मान सम्मेलन जो चलते हैं उसके लिए आए थे, लेकिन साथ ही ये कार्यक्रम भी था कि कैसे जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग के मामले पे भी उन्होंने अंतिम मुहर राहुल गांधी ने आज लगाई और ये चीजें सामने आएंगी एक दो दिन में। और सम्मेलन में राहुल गांधी ने आज जिस तरह से बातें कही, भाषण किया, उससे मुझे लगता है कि उन्होंने झारखंड के इलेक्शन की टोन तय कर दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेताओं ने ये कहा था कि वो चुनाव घोषित होने के 48 घंटे के भीतर अपनी सूची जारी कर देंगे, आज करीब 90 घंटे के बाद, 90 या और ज्यादा 100 घंटों के बाद वो अपनी सूची जारी कर पाए। लेकिन वो भी पूरी सूची नहीं। 68 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 66 उम्मीदवार ही घोषित किए हैं। 2 सीटें, एक तो जहां से हेमंत सोरेन बरहेट, वहां का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया, और दूसरी सीट है टुंडी, जहां पे उनके सहयोगी दल के सुदेश महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, सिल्ली और टुंडी। भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में लगी हुई है कि वो टुंडी से चुनाव ना लड़ें, लेकिन सुदेश महतो को नाराज करने की ये जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है, इसलिए उसने टुंडी पर अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अंदर खाते बात चल रही है, उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सुदेश महतो ने कल भी साफ कर दिया था, जब वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासे लेट आए, उनको मनाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके घर जाना पड़ा। तो ये सारी गतिविधियां आज की रही हैं। इन्हीं सब पर बात करेंगे। खासतौर पर राहुल गांधी ने जो टोन सेट किया है उसका क्या मतलब। और हमारे साथ हैं प्रणाम इंडिया के संपादक प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। और हाँ, एक मैं जरूर अपने दर्शकों से, जो लोग भी प्रणाम इंडिया पर ये कार्यक्रम देख रहे हों या अनब्रेकिंग पर, आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमारे चैनलों को, आप जिस भी चैनल पर इसे देख रहे हो, उसे सब्सक्राइब ही नहीं, उसकी मेंबरशिप ले लेंगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। प्रेम कुमार जी 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 राहुल गांधी का आज का भाषण संविधान सम्मान सम्मेलन में बाकी संविधान सम्मेलनों से थोड़ा सा अलग मुझे दिखाई दिया। जिस तरह से उन्होंने पूरे नैरेटिव को एक ब्रॉडर उसमें समझाने की कोशिश की है, ये पहली बार इस तरह की चीज झारखंड में दिखाई दी। आपको क्या लगता है? मैं इसे इस तरह से देख पा रहा हूं कि झारखंड में जिस तरह के जो पोलिशंस हैं, या आप कहें कि जो इक्वेशंस हैं वोटर्स की, या इसको इस तरह से जो कम्युनिटीज की इक्वेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए उन इक्वेशंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में होती है, खास तौर पे ओबीसी। जी
जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो आप जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने पहला भाषण दिया था, और हरियाणा में तो फिर ज़ोरदार तरीके से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से भी जोड़ा था। लेकिन रांची में दिया गया राहुल गांधी का भाषण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जैसे महाराष्ट्र में लोकल टच दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जोड़ते हुए संविधान को उन्होंने समझाया था, उसी का थोड़ा विस्तार देखा कि ये संविधान छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा और इवन जो और भी पुराने चले गए, उन्होंने गुरु नानक देव का भी नाम लिया और बहुत सारे महापुरुषों का, बसवन्ना का भी नाम लिया, साउथ के भी जो लोग हैं। हाँ, वहां और महात्मा बुद्ध तक जोड़ा उन्होंने, भगवान बुद्ध जी, तक। बिल्कुल। तो इन सब से जोड़कर कहा कि इनकी सोच जो रही है वही संविधान में आया है। अगर ये महापुरुष नहीं होते तो ये संविधान भी नहीं होता। ये जो बहुत ब्रॉड जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, तो उसमें बिरसा मुंडा और आप बाबा साहब अम्बेडकर दोनों की मूर्ति को सामने रख करके और ये संविधान सम्मान समारोह करना एक नया संदेश दे रहा है। ट्राइबल्स और ओबीसीज, इन दोनों को जोड़ना या दलितों को, एससी को जोड़ना, ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा लगता है कि जो 90% आबादी को वो सत्ता में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, विकास में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। मूलतः विकास में ही वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में 90% आबादी की हिस्सेदारी नहीं है, तो वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस लिहाज से देखें तो उन्होंने एक बड़ी लाइन खींची है, उसी का एक एक्सटेंशन रांची में दिखा है। इसके अलावा जिस तरीके से वो केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसमें 2-4 उद्योगपतियों को बढ़ावा देना, अनएम्प्लॉयमेंट देन है। छोटे लघु उद्योग का जब तक विकास नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और आदिवासियों के लिए भी रोजगार के अवसर खत्म हुए हैं। इन सारी बातों पर जो उन्होंने फोकस रखा है, तो उससे गठबंधन के घटक दल की सोच से कांग्रेस पार्टी अपनी सोच को जोड़ती हुई दिख रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा में तो कोई नहीं थे, लेकिन झारखंड हो, सभी, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, वैसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें कोई डिफरेंस हो। तो ये गठबंधन की एकता के ख्याल से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो आक्रमण वाला तेवर है, जिसमें मोदी जी सरकार की असफलता को बयां करते हैं, उसको भी देखें तो वो एक्सपोज करते दिख रहे हैं। और आजकल अब एक खास है बात दिख रही कि राहुल गांधी अब 10 मिनट भाषण देके भाग नहीं जा रहे, उनका स्टे लगातार बढ़ता जा रहा है। वो आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट तो नहीं था, उससे थोड़ा कम था, लेकिन इतनी लंबे लंबे भाषण आप पहले राहुल गांधी को देते। आज लंबा भाषण था उनका कंपैरेटिवली। जी, तो ये उन्होंने हरियाणा से शुरू किया। पहला दूसरा दिन तो उनका छोटा भाषण था, लेकिन उसके बाद लंबा भाषण शुरू किया, और अब ये लंबा बोल रहे हैं। ये उनमें जो आया हुआ कॉन्फिडेंस है, इस रूप में वो दिखता है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है राहुल गांधी के संदर्भ में, कि चुनाव परिणाम भले ही हरियाणा के उल्टे आए हों और बहुत सारे लोग निराश भी हुए हों, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा, ये परसेप्शन बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी की वजह से चुनाव हार गए। ये परसेप्शन है कि राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, और वो वोट प्रतिशत बढ़ना, जन उभार पैदा होना। एक चाहे सत्ताधारी दल भी आपको बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस हार गई। ऐसा अब पहले बोला जाता था, लेकिन आज नहीं बोला जाता है। तो इसका कारण ये है कि हम पहले से कहते रहे कि जनता से उन्होंने कनेक्ट बनाया है, समस्याओं, जनता की समस्याओं को उठाया है, रियल प्रॉब्लम की समस्या की जड़ कहाँ है वो बताया है कि आपको
इस अडानी मोडानी के राज में आपका भला होगा ही नहीं, नौकरी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इनकी नीतियां ही बनती हैं इस तरह से कि आपकी नौकरी छीन ली जाए और आपके पैसे पॉकेट से निकाल लिए जाए और वो सारे पैसे अडानी की जेब में चला जाए। ये बात जो वो समझा रहे हैं वो बिल्कुल एक लेफ्टिस्ट अंदाज में, लेफ्टिस्ट भी इतनी बोलचाल की भाषा में कभी बात नहीं कर पाए होंगे जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते देख रहे हैं। और है, आप तो झारखंड की राजधानी रांची में बैठे हैं। झारखंड के आदिवासी किसी और प्रदेश के आदिवासियों के मुकाबले ज्यादा जागरूक है, और क्यों जागरूक है इस बात को समझना पड़ेगा। अपने दर्शकों को बताएं कि झारखंड आंदोलन लंबे समय तक चला, उन्होंने लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष आदिवासियों ने किया, तो उसकी भूमि झारखंड रही। तो एक संघर्ष से जुड़ने से जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, जैसे हम लोग कई बार बिहार की भी चर्चा करते हैं कि बिहार में सत्याग्रह शुरू हुआ था, बिहार में आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति आगे बढ़ा, छात्र आंदोलन हुए। तो इसको भी हम बिहार को भी उसी तरीके से देखते हैं कि वहां जो भी पिछड़ापन रहे लेकिन राजनीतिक जागरूकता बिहार में अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों में जागरूकता बहुत ज्यादा है। लंबे समय से उन्होंने आंदोलन किए, जेल गए और लंबी लंबी आर्थिक नाकाबंदी को झेला, वो सारा दौर याद कीजिए। तो उस हिसाब से देखें तो इस पूरे झारखंड आंदोलन के दौरान जेएमएम की एक प्रेजेंस रही लंबे समय तक, और उसी का प्रतिफल आज भी, चाहे जेएमएम से बाहर क्यों ना हो, चंपाई सोरेन उसी आंदोलन से उपजे हैं। हेमंत सोरेन ने भी उस आंदोलन में अपना योगदान किया, उनके पिताजी ने तो जीवन ही खपा दिया। ये सारी चीजें हैं। तो आदिवासियों का एक लगाव जो है अपने इस लीडरशिप के प्रति होता है। इसके अलावा झारखंड मांग से कांग्रेस ने भी अपने आप को अलाइन किया था, जोड़ा था। राजीव गांधी ने, आपको याद होगा, पहल करके आजसू के नेताओं को जोड़ करके, सूर्य सिंह बेसरा उस तस्वीर को बार बार दिखाया करते थे कि हम राजीव गांधी के साथ बात करके आए हैं। झारखंड समस्या को सुलझाने की उन्होंने कोशिश की थी, और बाद में बीजेपी बनांचल का नारा देती रही। ये सारी, मैं थोड़ा सा इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि उसको याद करेंगे तब कांग्रेस नेता के भाषण का इम्पैक्ट आदिवासी जनता में समझ में आएगा, क्योंकि जनता जागरूक है, अतीत को जानती है। राहुल गांधी बीते दिनों में अब टेस्टेड एलिमेंट हो गए, टेस्टेड पॉलिटिकल एंटिटी हो गए हैं। तो अब राहुल गांधी जब बोलते हैं तो अतीत भी जुड़ता है, वर्तमान भी जुड़ता है और भविष्य दिखता है, और इसी का फायदा इंडिया गठबंधन को वहां मिलने जा रहा है। राहुल गांधी ने एक अच्छा लॉन्च पैड अपने भाषण से, अपने इकोसिस्टम से बनाया, आदिवासियों को जुटाया, दलितों को जुटाया, ओबीसी को जुटाया, एक माहौल क्रिएट की। हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने चले आए। जो सिंक दिखता है नेताओं के बीच, जो विश्वास दिखता है, ये मजबूत गठबंधन का आधार नजर आता है। जी जी, दूसरी बात एक और, अगर आप जो बात आप कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाएं कि झारखंड में आदिवासी जो पॉपुलेशन है, उसके अलावा एक बड़ी पॉपुलेशन है जो ओबीसी में आती, और सबसे बड़े हिस्सेदारी पॉपुलेशन में उन्हीं लोगों की है। जो ओबीसी के संगठन है उनका कहना है कि वो 50% के आसपास झारखंड में है, जबकि आदिवासी पॉपुलेशन 28% ही है। क्या राहुल गांधी जो नैरेटिव उठा रहे हैं या जो खड़ा कर रहे हैं, जो खड़ा कर रखा है, जिस पर आज वो बात कर रहे थे, खासतौर पे ओबीसी को लेकर के उन्होंने बहुत फोकस किया आज, तो और वो ओबीसी वोटर जो झारखंड का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, और यहाँ पर बाकी राज्यों के मुकाबले ओबीसी का आरक्षण बहुत कम है। यहाँ आरक्षण आदिवासियों को जाता है। इसमें थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, खास करके झारखंड का जो डेमोग्राफी है उसमें ओबीसी में खास करके महतो जो है डोमिनेंट है, और महतो और आदिवासी को जोड़ देने से बहुमत हो जाता है, 50% क्रॉस हो जाते हैं।
तो जी। शिबू सोरेन ने जब राजनीति शुरू की थी तो समझिए वो विनोद बिहारी महतो जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वो आपको ये सुधीर महतो से पहले निर्मल महतो निर्मल जिनकी महतो, हत्या हाँ। कर दी गई थी, जी। तो ये महतो को भी, नेतृत्व को, इवन सूरज मंडल को याद कीजिए, इन सबको जोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक अच्छा जनाधार जो था जातीय समीकरण को साधा था। लेकिन बाद के दौर में बस याद दिलाने के लिए कि जब जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो शैलेंद्र महतो को तोड़ करके बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। बाद में और भी एक दो महतो नेताओं को उन्होंने जोड़ा। शैलेंद्र महतो की पत्नी दो बार सांसद रही जमशेदपुर से। तो इस तरीके से महतो वोट जो है झारखंड से बीजेपी ने छीना, अपनी ओर किया। तो ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी की और आज की तारीख में बीजेपी महतो वोट्स के लिए आजसू पर निर्भर करती है और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पर निर्भर करती है जिसको 10 सीटें दे रही। इसका मतलब है कि महतो वोट्स में बीजेपी ने अपनी वो पकड़ खो दी है, खोई है। और ये दिखा भी था पिछले विधानसभा चुनाव में कि आजसू से आपने समझौता नहीं किया, आप चुनाव हार गए। ये नजर आया था। ओबीसी वोट बैंक का इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमने ये घटनाएं याद दिलाई। जी जी। लेकिन जो मौजूदा इस समय जो समीकरण है, आजसू तो है, इसके अलावा एक और नेता यहां पर खड़ा हो गया है जो चुनाव लड़ रहा है 70 सीटों पर। एक यंग लड़का है। आप थोड़ी देर के लिए अगर फुल स्क्रीन करें तो मैं फैन बंद कर दूं, कैमरे हिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इस समय स्थिति है, जो समीकरण है, उसमें आजसू तो है, आजसू के अलावा एक और पार्टी खड़ी हो गई है जो महतो वोट्स को खास तौर पे, कुर्मी, अगर आप महतो को ब्रॉडर उसमें देखें तो कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट करती है, जयराम महतो। और जयराम महतो पिछले 5-6 साल से सक्रिय हैं। ये भी कहा जाता है कि जयराम महतो के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक गिरिडीह पर वो खुद खड़े हुए थे और हजारीबाग और रांची। गिरिडीह में 3 लाख से ज्यादा वोट जयराम महतो को मिले। हजारीबाग और रांची में करीब 1.5 लाख वोट दोनों कैंडिडेट्स ने लिए। अब वो 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, 28 पर उन्होंने घोषित कर दिए हैं। मैं जो आपसे समझना चाहता हूं या आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्या जयराम महतो भारतीय जनता पार्टी की एक ब्रॉडर डिजाइन का हिस्सा है जैसे हरियाणा में उन्होंने किया था, या फिर जयराम महतो कहीं ना कहीं इतने कैंडिडेट्स खड़े करके भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और इसमें एक बात मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो केसी वेणुगोपाल के कुछ लोगों ने जयराम महतो से करीब 2.5-3 महीने पहले संपर्क किया था कि वो कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन जयराम महतो उसके लिए तैयार नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी, उसके लिए भी पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि वो तैयार हुए। तो इस पूरे समीकरण, ये चूंकि ओबीसी का मामला, ओबीसी यहाँ 50% से ज्यादा हैं कुल मिलाकर के, जिनमें मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बिहार बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो लोकल, जिनको मूलवासी कहा जाता है, जो आदिवासी नहीं है लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, इसको कैसे, मुझे लगता है राहुल गांधी ने आज जिस तरह से डिटेल में बात की है ओबीसी को लेकर के, कहीं ना कहीं इस समीकरण को प्रभावित करने की एक मजबूत कोशिश करने की कोशिश की है। बिल्कुल। देखिए, जब राहुल गांधी लगातार जनसंख्या नीति बनाने, जिसमें आबादी के हिसाब से भागीदारी हो और एक्सरे हो समाज का, और ये जो नारा दे रहे हैं, इस नारे ने पूरे देश में ओबीसी समुदाय को आकर्षित किया है। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन उसकी सत्ता में भागीदारी कम है, एससी की भी कम है, एसटी की भी कम है, संख्या भी बताते हैं, तो ओबीसी भी उससे प्रभावित होता है।
और ये एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन देने का सवाल आया तो कहा गया कि 27% से ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो 50% का लिमिट है, तो 22.5% पहले से SC ST के लिए था, तो ओबीसी उनको आबादी के हिसाब से है, लेकिन ओबीसी को आबादी के यही हिसाब से बात नहीं। आज राहुल गांधी ने कही है, जो बात आप कह रहे हैं। जी, पूरा पूरा थॉट प्रोसेस, मैं चूंकि राहुल गांधी से इन सब विषयों पर मेरी बात हुई है और पहले भी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो ओबीसी तो एक तरह से आरक्षण लेकर के भी वो पीड़ित वर्ग रहा SC ST के मुकाबले, और इसकी वजह वो 50% का लिमिटेशन है। तो राहुल गांधी उस लिमिटेशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो बोलने की हिम्मत इस देश में आज तक किसी और नेताओं को नहीं हुई। ये हिम्मत इकलौते नेता राहुल गांधी ने की दिखलाई है। तो ये एक तरफ ये इंपैक्ट है वैचारिकी का, स्टेप्स का, पॉलिटिकल जो विल है वो उसका प्रदर्शन है। और दूसरी तरफ जिस बात पर आप चर्चा कर रहे थे वो ये कि जो प्लेयर्स झारखंड के चुनाव मैदान में हैं ओबीसी वोटों का बंटवारा करने के लिए, या फिर ऐसे वोटों का बंटवारा करने के लिए जो ट्राइबल्स भी हों, तो उसके लिए जो खिलाड़ी हैं तो वो क्या प्लांट किए गए हैं, वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में किए गए थे, वैसे ही जैसे हरियाणा में किए गए थे। बिल्कुल ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है कि ये प्लांट किए गए। आपने जयराम महतो का उदाहरण दिया, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता भी नहीं रखते, उनका संगठन भी नहीं है, बस एक मास अपील है महतो के लिए, तो महतो तक उनकी रीच होगी तब तो अपील काम करेगी। अभी महतो समुदाय तक उनकी रीच भी नहीं बनी है, तब भी वो उम्मीदवार दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं भी जितना भी वोट ले लो महतो समुदाय का, क्योंकि अभी महतो समुदाय का ज्यादा वोट जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। एक और बात जो देखी गई है कि लंबे समय बाद सूर्य सिंह बेसरा को उनकी पार्टी जो झारखंड पीपुल्स पार्टी है उसको एक्टिव होते देख रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा खुद मैदान में घाटशिला में खड़े हो गए हैं और घाटशिला में टिकट भी मिला है चंपाई सोरेन के बेटे को। जी, तो वहां वो जेएमएम और कांग्रेस को जोड़ दीजिए तो वो सीट वो हारने लायक है ही नहीं, घाटशिला की सीट, क्योंकि पहले मुकाबला भी हुआ करता था जेएमएम कांग्रेस में, फिर बीजेपी के एमएलए भी हुए, त्रिकोणीय चलता है। लेकिन जब दो अलाइन हो जाता है, जेएमएम और कांग्रेस अगर एक हो जाए, उस पर से अगर सीपीआई का भी समर्थन मिल जाए, जो घाटशिला में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है, वहां जो माइंस के मजदूर है उनके बीच में उनकी एक पैठ है, रिकॉग्नाइज यूनियन है, तो उनका भी अगर समर्थन मिल जाए तो वहां जीत एकदम आसान हो जाती है इंडिया गठबंधन के लिए। तो ऐसे में सूर्य सिंह बेसरा का खड़ा होना, और उनको उनकी तरफ से अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितने और उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो अगर वो खड़े करते हैं तो वो भी आदिवासी वोटों को काटने की एक रणनीति ही नजर आएगी बीजेपी की ओर से। यानी आदिवासी वोट को कैसे काटा जाए, महतो वोट को कैसे बांटा जाए, ये दोनों बातें हैं। लेकिन ये तो बीजेपी की पहल है, लेकिन राहुल गांधी जो है एक बड़ी पहल के साथ में इस पूरे चुनाव को बाइपोलर बना रहे हैं। उनकी कोशिश पूरा चुनाव बाइपोलर हो, तो बाइपोलर जब चुनाव होगा तो ये छोटे मोटे दल, आम आदमी पार्टी का परफॉर्म कर पाई हरियाणा में? नहीं कर पाई। क्या मायावती जी की पार्टी परफॉर्म कर पाई? क्या इनेलो जो बहुत पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है वो परफॉर्म कर पाई? क्या दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, वो परफॉर्म कर पाए? नहीं कर पाए। बाइपोलर इलेक्शन था। जम्मू कश्मीर में वो जमायत इस्लामी, वो राशिद इंजीनियर, वो फलान डिमका, इंडिपेंडेंस, सारी हवा हो गई, आमने सामने का चुनाव था। तो उसी तरीके से झारखंड में भी जो गठबंधन में आ गए वही सरवाइव करेंगे। यह कारण नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन को कह रही कि हमको शामिल कर लो, भले एक ही सीट दो लेकिन हमको शामिल कर लो। मालूम है कि सीपीआई को या किसी भी पार्टी को जो बीजेपी के विरोधी पार्टी है उनको विरोधी के तौर पर वोट नहीं मिलेगा, वो वोट इंडिया गठबंधन के पास जाएगा। इसी तरीके से
बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाली पार्टी आजसू अकेले अगर लड़ लेती तो आजसू को कोई टिकट, कोई सीट मिलने नहीं जा रही थी, क्योंकि एक बार फिर ये चुनाव बाइपोलर हो रहा था। तो आजसू के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है चुनाव बनिस्पत बीजेपी के लिए, क्योंकि महतो वोट आजसू का आप जानते हैं कि कुछ इलाकों में सीमित है। आजसू का पूरे झारखंड में प्रभाव तो है नहीं। वो प्रभाव तो देखिए, पिछली बार जो सुदेश महतो खुद अपने सीट से चुनाव हार गए थे, तो वो कहना कि महतो वोटों पर उनका कोई बहुत पकड़ है, ये बात तो अब साफ हो गई कि वो पकड़ नहीं है जो मानी जाती थी। लेकिन ये बात भी बहुत है कि 2019 में जब वो अलग लड़े, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते, मैंने एक बार पूरे डेटा देखा था, डेटा निकाला था कि जेएमएम का वोट क्या है, बीजेपी का वोट क्या है, आजसू का वोट क्या है, और दोनों कॉम्बिनेशन देखे थे। आजसू कभी जेएमएम के साथ नहीं आएगा, ये बहुत साफ है, अभी तक दिखता है ऐसा। लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं गया, तो बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान बहुत साफ साफ हुआ था। 8 सीटों का नुकसान का मतलब 25 सीटें उसने 2019 में जीती थी। अगर आजसू साथ में होता तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती। लेकिन एक बात यह भी सही है कि अगर 2019 में आजसू कहीं हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि जेएमएम के साथ होता, तो बीजेपी को 8 सीटें भी नहीं मिलती। बिल्कुल, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो खैर, ये चीज मैं समझना चाह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर। पहले भी मेरे दिमाग में ये सवाल था कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी को लेकर के सवाल उठाते हैं, जाति गणना को इशू बना रहे हैं, उसको लेकर के एक नैरेटिव, पूरी कहानी सुनाते हैं, वो उस कहानी से लोगों को जोड़ते हैं, तो झारखंड में जहां देखिए बाकी राज्यों में तो 27% या 25%, 21% इस तरह का आरक्षण है, यहां पर 50% आबादी के बावजूद 16% आरक्षण। ऐसे में मेरे दिमाग में सवाल चलता था कि यहाँ के ओबीसी समुदाय, खासतौर पे कुर्मी, जिसमें साहू, महतो, ये ढेर सारे जो यहाँ के लोकल मूलवासी जिनको कहते हैं, ये सारे लोग क्यों नहीं कांग्रेस के साथ जा सकते? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार रहता था। आज राहुल गांधी ने इसी को एड्रेस किया है। तो आप बाहर बैठ करके इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से राहुल गांधी ने आज जो बातें कही हैं, पॉलिटिकली कैसे अनफोल्ड हो सकती है, क्या इम्पैक्ट उसके हो सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज बहुत हवाई है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही व्याख्या कर रहे हैं। और जेएमएम बीते समय में जिन मुश्किल समय में का सामना किया, और उस समय कल्पना सोरेन उभर कर सामने आई। दरअसल उस संकट ने कल्पना सोरेन को एक नेता के रूप में जन्म दिया, आप कह सकते हैं जी। और मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन मिली, और कल्पना सोरेन को जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने हाथों हाथ उनको लिया और बहुत सम्मान दिया, वो संबंध जो है आज भी आगे है। केवल कल्पना सोरेन का कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि उनका बाकी दलों के साथ भी इसी तरह का संबंध बना है। तो ये संबंध जो है जेएमएम और कांग्रेस के बीच, तमाम मुश्किलात के बावजूद, बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद, वॉइस एक ही रहता है कि लड़ेंगे तो हम एक साथ। तो ये जो यूनिटी का मैसेज है ऊपर से नीचे तक जाता है। ये यूनिटी का मैसेज दूसरे पक्ष में अभाव है। आजसू को आपने पीछे छोड़ दिया, अभी आपने फायदे के लिए जोड़ लिया, और कुछ उम्मीदवारों को जैसे चंपई सोरेन को जोड़ लिया, मधु कोड़ा को जोड़ लिया, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। इस तरह की जो ये हरकत है, ये सिर्फ चुनावी जीत के लिए एक रणनीति के तहत हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन वहां पर यह रणनीति नहीं है, वहां पर नीति दिखती है।
लंबे समय का साथ है, साथ नहीं टूटने का वादा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ना है, बीजेपी की नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ना है, उसकी वैचारिकी से लड़ना है, आरएसएस बीजेपी दोनों से मुकाबला करना है, झारखंड को नफरत की सियासत से बचाना है, हिंदू मुसलमान से बचाना है। ये सोच के इस मामले में एक जबरदस्त सामंजस्य है। यही कारण है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ कांग्रेस पर नहीं पड़ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ता है, उसका इम्पैक्ट जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। और कार्यकर्ता जब सिद्धांतों से लैस होते हैं तो फिर वो वोटर में उसी रूप में स्प्रेड होता है। यहां पर कमिटमेंट दिखता है और दूसरी तरफ वहां पर कमिटमेंट में लोचा है। भाई रघुवर दास की बहू को टिकट देने का क्या मतलब है? रघुवर दास के बेटे को नहीं दे सके, इसीलिए तो। बेटे को क्यों नहीं दे सके? वो मारपीट कर रहा है राज्यपाल का बेटा होने के नाते, सरकारी अफसर को पीट रहा है, गुंडागर्दी मचा रहा है उसका। हालांकि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन परसेप्शन तो जनता के बीच जा रहा है। तो उसको टिकट देने से बीजेपी ने संकोच किया कि वो सब मामला ऊपर उठ जाएगा, बवाल हो जाएगा, तब बहू को दे दिया टिकट। तो क्या जमशेदपुर ईस्ट की जनता ने गुलामी करने के ठेकेदारी ये ले लिया, संकल्प ले लिया है क्या कि हम रघुवर दास के ही फैमिली को वोट देते रहेंगे? ये परिवारवाद नहीं है क्या कि बीजेपी के इतने सारे कार्यकर्ता आज से नहीं, जमशेदपुर ईस्ट तो मेरा कंस्टिट्यूएंसी भी रहा, पहले कभी मैं वहां वोटर था, आज शिफ्ट हो गया हूं तो वोटर नहीं हूं। वो बीजेपी का गढ़ रहा है जमशेदपुर ईस्ट। लेकिन उस गढ़ क्यों रहा है? क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग बीजेपी के साथ रहे, आरएसएस स्ट्रांग रहा है, वहां मजदूर संगठन भी हैं, तो मजदूर संगठनों में इंटक का प्रभाव होता है, या एटक का भी है, तो इलेक्शन में वो लोग दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी हमेशा होता रहा है, तो वो वही चीज आज भी है। लेकिन बीजेपी संगठन में मजबूत होकर के भी पिछला चुनाव मुख्यमंत्री रघुवर दास इस विधानसभा से हार गए, और इस बार आप रघुवर दास की बहू को ला रहे हैं, तो जनता रिएक्ट करेगी। जनता इसमें आपको जिताने के लिए नहीं आएगी। और सरयू राय क्या किए? सरयू राय ने जीतने के बाद में यहाँ की जनता की ओर रुख ही नहीं किया। वो सभी बस्तियों का लीज नवीकरण और सबको स्थायी करने का आंदोलन और तमाम बातें करते रहे। अब 5 साल तक गायब रहे और अभी कंस्टिट्यूएंसी बदल के जमशेदपुर पश्चिम में चले गए ताकि जवाब देना ना पड़े। तो सरयू राय ने भी धोखा किया, वो जेडीयू में चल के फिर बीजेपी के साथ मिल गए। उन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई एक तरह से लड़ ली मुख्यमंत्री के साथ। आपका व्यक्तिगत कुछ उससे जनता को क्या मतलब है? आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे चुनाव में हम देखें तो मॉरल ग्राउंड पर, नीति के ग्राउंड पर, इवन रणनीति के मामले पर इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी दिख रही है और राहुल गांधी उसके मेन पिलर हैं। इंडिया गठबंधन आपको लग रहा है कि हावी, लेकिन इश्यूज के मामले में भी अगर आप इश्यूज देखें, उन मामले में भी इंडिया गठबंधन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भारी दिखता है। एक बात और कि आज जो सूची जारी हुई है, अगर आप उस पर बात करना चाहें तो बात तो शुरू हो चुकी है, हमने कर ही दी कुछ। जी सूची जारी हुई है। उस सूची में भारतीय जनता पार्टी टुंडी पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से ये बात कही थी कि हम लोग कुछ सीटों पे मामला फंसा है जो हम लेन देन से ठीक कर लेंगे। टुंडी पर सुदेश महतो लड़ना चाहते हैं और सुदेश महतो इसलिए लड़ना चाहते हैं, एक आप इसका संदेश भी समझिए, इसका संकेत वो ये है कि सिल्ली में वो पहले चुनाव हार चुके हैं, सिल्ली उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन वो टुंडी में भी लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो को ये लग रहा है कि वो सिल्ली में चुनाव हार सकते हैं। अगर वो सिल्ली में चुनाव हार सकते हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि वोटरों के बीच या जो वोटर कम्युनिटीज हैं, उनके जो कोलिशंस हैं वो अलग तरह से बन रहे हैं। जी, यहाँ पर इसका ये मतलब ये भी होता है कि सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर दावेदारी को मजबूत रखने के लिए वो 2 सीट चाहते हैं, और बीजेपी को इस बात से मतलब नहीं है कि उप मुख्यमंत्री हम किसको बनाएंगे, आपको 1 सीट दे रहे हैं, जीत के आइए।
और सुदेश महतो को भरोसा ही नहीं है कि एक सीट से जीत कर आएंगे। तो ये मामला फंसा है, क्योंकि बीजेपी में कोई नेता 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो सहयोगी दल में 2 सीटों पर क्यों लड़ेगा? ये गठबंधन के भीतर भी एक मंथन का विषय है। तो मामला फंसने का यही कारण है। और सुदेश महतो चुनाव हारे थे, तो अब जीतेंगे इसका भरोसा उनको नहीं हो रहा है। और जीतना उनको जरूरी है, क्योंकि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं अगर बीजेपी सरकार में आ जाए। तो ये अंदर खाने जो चल रहा है उसका मतलब ये है। लेकिन आपने ठीक कहा कि कॉन्फिडेंस जब जीत का नहीं है एक सीट पर, तो ये दोनों सीट हारेंगे, फिर दूसरे में कैसे जीत जाएंगे? जी नहीं, तो इसका एक संकेत ये भी मैं देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर सुदेश महतो को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक संकेत ये भी है कि एनडीए मतलब सुदेश महतो की पार्टी महतो कम्युनिटीज को पूरी तरह से, महतो कम्युनिटी उसके साथ नहीं है, एक संकेत तो ये है। दूसरा संकेत ये है कि एनडीए में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सुदेश महतो ये सेंस कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खासा मजबूत है, तो वो एक ऐसी सीट पे जाना चाहते हैं जहां पर वो उनको फेवर करें। लगे हाथ एक लाइन का हस्तक्षेप, सेंस ये भी है कि कहीं बीजेपी वाले ही उनको हरा ना दें, ताकि डिप्टी सीएम और इस सब के लफड़े से इनको हटा दिया जाए। एक सीट दीजिए और बीजेपी ने थोड़ा सा डंडी मार दिया, सुदेश महतो हार गए। तो ये भी एक सेंस है, असुरक्षा का बोध है इस गठबंधन में, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। इधर बहुत सुरक्षा है, बहुत विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जोड़ तोड़ के लिए इकट्ठा हुआ गया है। ये साफ दिख रहा है सुदेश महतो के निर्णय में, और जो गतिरोध है आजसू और बीजेपी के बीच में, उस गतिरोध में दिख रहा है। और दूसरी बात जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस को देख, क्योंकि ये जैसे जम्मू कश्मीर को आप देखें, जम्मू कश्मीर में बड़ा पार्टनर था नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां पर बड़ा पार्टनर है जेएमएम, दूसरी पार्टी है, वहां कांग्रेस थी, यहां भी कांग्रेस। लेकिन अगर दोनों स्थितियों को देखें तो वहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में है और बना ली उसने अपने दम पर। कांग्रेस से सपोर्ट नहीं भी रहता तब भी वो सरकार बना सकती थी, क्योंकि उसने इतनी सीटें जीती थी। नहीं, हम एग्री नहीं करते सर। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, नहीं पहले वो पॉइंट पूरा सुन लीजिए। यहां पर कांग्रेस के पास वो चांस नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि वो कैंडिडेट्स उसके कैसे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। जो जम्मू कश्मीर में जो चीजें सामने आई, मैं जम्मू कश्मीर में बात नहीं कर रहा हूं कि इस बात से आपकी सहमत हो सकता हूं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद, और ये बात भी सही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी ये हवा या जो अफवाह फैलाई गई थी कि वो बीजेपी के साथ चली जाएगी, ये अफवाह मजबूती के साथ काम करती और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन मैं जब झारखंड की बात कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए आपको क्या लगता है यहाँ क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, पिछली दफा जब कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी तो कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि उनको 16 सीटें मिलने वाली है। खुद कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं था। मुझे याद है तब कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह हुआ करते थे, और उनसे जब लोग टिकट मांगने के लिए आते थे तो बोलते थे कि मैं किस मुंह से जाकर के जेएमएम से फाइट करूं, पिछला परफॉर्मेंस ही इतना खराब है, मुझे तो सीट मांगते भी नहीं बन रहा है, मैं सीट कहां से लाऊंगा, और ले भी आऊंगा तो जीतूंगा इसका भी भरोसा नहीं है। खुलेआम ऑफिस में बोला करते थे। और जब मुश्किल से 8 सीट 10 सीट जीत जाए, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म करके 16 सीटें जीती।
तो इसका कारण कॉम्बिनेशन था। उस जीत में जहां ट्राइबल वोट्स और आदिवासी वोट, ये महतो वोट और दूसरे वोट्स भी जुड़ने लगते हैं, तो वैसे ही रिजल्ट दूसरे तरह से होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले घाटशिला का उदाहरण बताया था, या कि जहां पर के जेएमएम और कांग्रेस साथ हो जाए तो उस सीट को फिर बीजेपी जीत नहीं सकती आज की तारीख में। ये शक्ति है दोनों पार्टियों की। तो एक तो आदिवासियों के बीच में, और दूसरा कांग्रेस तो सभी वर्ग में अपना प्रभाव रखती है, भले जीतने लायक प्रभाव ना रखे, लेकिन उसके साथ अगर कोई फोर्स अलाइन हो जाती है तो वो फिर विनिंग सीट्स ले आती है। तो ऐसी सीटें पूरे आप देखिए लोकसभा, पूरे जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप विधानसभा सीटों का मूल्यांकन करें तो हालांकि इस लोकसभा सीट में का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी बढ़त लेती है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़त है। अभी संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन 50 के आसपास कोई संख्या थी। बीजेपी की बढ़त थी, लेकिन ये बढ़त घटी है पहले से, ये भी एक सच्चाई है। पहले जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त हुआ करती थी उससे ये घटी है, और 10 के करीब घटी है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये भी है, मैं आपको बताऊं, 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 57 असेंबली सीट्स पर बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसे सिर्फ 25 सीटें मिली। और जेएमएम को 18, इंडिया गठबंधन जो आज की उसमें है, जेएमएम और कांग्रेस, इनको सिर्फ 18 सीटों में बढ़त थी। जब चुनाव हुए तो इनको 46 सीटें मिली। और इस बार एनडीए की 52 सीटों पे बढ़त है और इंडिया गठबंधन की 29 सीटों पे बढ़त है, जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से। तो इसी बात को मैं कह रहा था कि पहले जो जितनी सीटों पर बीजेपी को या एनडीए को बढ़त हुआ करती थी उससे कम सीटों पर इस बार बढ़त हुई है, इसके बावजूद कि इंडिया गठबंधन से वो सीटें संख्या में ज्यादा हैं। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है और विधानसभा में उसको परफॉर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से देखें तो बीजेपी की सीट अगर मैथमेटिकल देखें तो और घटती हुई दिखती है, लेकिन इस बीच कई घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए हम ये दावे से नहीं कह सकते कि बीजेपी की सीट घटती हुई दिख रही है। आज सू जुड़ा है तो उसके फायदे उसको मिल सकते हैं। भाई चंपई सोरेन एक डेटा और है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक सेंस दे सकता हूं कि जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जो अनारक्षित सीटें थी, मतलब 5 सीटें जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और एक जो एससी के लिए आरक्षित है, ये 6 को छोड़ दें तो एक एससी वाली बीजेपी जीती, लेकिन 5 भी छोड़ दें अगर, बाकी जो सीटें थी उन पर जो मार्जिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी का रहा था वो मार्जिन खासा कम हो गया। सीटें उसने जीती लेकिन मार्जिन खासा कम हो गया। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो काफी कम हो। और इशू क्या थे? इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक इशू संविधान का था, जाति गणना का था, बेरोजगारी थी और आदिवासियों का अलग से इशू था, और बाकी हेमंत सोरेन इशू थे क्योंकि उनको जेल में बंद किया गया था। तो इस बार भी वो मुद्दे बरकरार हैं। और एक बात, वो ये इंडिकेशन बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है। और चूंकि बाइपोलर इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट उनको मिल गए, लेकिन वोट्स पहले से घटे हैं। प्रोपोर्शनली देखा जाए इंडिया के बढ़े हैं और इसके बीजेपी एनडीए के घटे हैं। तो उस हिसाब से ये ज्यादा चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, और मुद्दे चूज करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। आखिर कौन से मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यही कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बढ़ गए हैं और आदिवासी घट गए हैं। तो इस नैरेटिव को वो आदिवासियों के बीच में आज स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को ये लगा है कि गलत तरीके से हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। जो गलत तरीके से हेमंत सोरेन को फंसा सकता है झूठ बोल करके, वो झूठ बात हमको सिखा भी सकता है, तो हम उसकी झूठ बात को नहीं सीखेंगे। ये आदिवासी मोटे तौर पर इसको देखते और कबूल करते हैं।
तो जब 28 सीटें जो हैं, ये 28 सीटें एसटी की है ना, लेकिन एसटी सीट का मतलब ये थोड़े है कि एसटी सीट में आदिवासी ही बहुमत में है, ये नहीं होता है। एसटी के लिए सुरक्षित सीटें हैं, आदिवासी तो इसके अलावा जितनी सीटें हैं वहां पर भी अपनी उपस्थिति से चुनाव को प्रभावित करते हैं, नतीजे को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये मान लेना कि आदिवासी केवल 28 सीटों तक सीमित है, नहीं, आदिवासियों का प्रभाव ये तो बिल्कुल नहीं है जी। प्रभाव कम से कम 60 सीटों पर स्ट्रांग है, जहां पर कि वो जीत हार तय करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आदिवासी अगर उनका इंक्लिनेशन जेएमएम की तरफ उसी तरीके से बना रहता है जैसे लोकसभा चुनाव के समय बना रहा था, पूरे इंडिया गठबंधन के साथ बना रहा था, तो आप समझिए यही लगे हाथ हम पश्चिम बंगाल की एक बात बोल लें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, तो हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगे थे। जी। तो उसका आदिवासी बेल्ट में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। जो झारखंड से सटा हुआ आदिवासी बेल्ट है, वो ममता बनर्जी को वोट दिलाने में कारगर रहा था। तो आदिवासियों का सेंटिमेंट ऐसे काम करता है, नेता जो बोलते हैं उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं, और कौन विश्वसनीय नेता है ये भी देखते हैं। अब मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, इन सब में जब वो चूज करेंगे तो हेमंत सोरेन उनके लाडले हैं, ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अर्जुन मुंडा को भी उन्होंने देख लिया, बीजेपी अब उनको आगे भी नहीं रखती। मधु कोड़ा को तो भ्रष्ट नेता के तौर पे देखा, और चंपई सोरेन को तो दगाबाज नेता के तौर पे देख रहे हैं कि जो जहां पर पले बढ़े और जो शिबू सोरेन के साथी रहे, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जेएमएम ने, तब भी उन्होंने दगा कर दिया। तो माने दगा मैं नहीं कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं उसके हिसाब से, मैं क्यों किसी को दगाबाज कहूं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन आदिवासी इस तरीके से देखते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ, और ये तमाम आदिवासी नेता तब कहां थे, ये सवाल उठता है। तो इस तरीके से हम देखें। आपका एक प्रश्न था कि कांग्रेस कैसे अपने आप को परफॉर्म करेगी बेटर। देखिए, कांग्रेस के साथ में आज जो है कि लोकल जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उस कैंडिडेट्स की जो अपनी पकड़ होगी, वो जाति के आधार पर हो या वर्किंग क्लास के बीच जहां वो एक्टिव रहे हैं उसके आधार पर हो, या फिर इस रूप में कि कांग्रेस का संगठन वहां कितना मजबूत है, ये 2-3 कारण उनसे जुड़े होंगे। इसके अलावा जो एक निश्चित वोट बैंक जुड़ता है अलायंस के कारण, और एक नेचुरली भी, वो है कि मुस्लिम वोट्स जुड़ते हैं, वो है ट्राइबल्स जुड़ते हैं, और ट्राइबल्स जुड़ते हैं तो और कम से कम महतो वोट्स का भी एक धड़ा जुड़ता है, जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस और बीजेपी में बटा रहता है, तो कुछ कांग्रेस के साथ रहता है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि ये निश्चित वोट बैंक में वो कैंडिडेट्स अपना कितना एड ऑन करते हैं, उससे जीत और हार निर्भर करेगी। क्योंकि जेएमएम का समर्थन तो है ही, कांग्रेस को अपने मजबूत कैंडिडेट्स देने होंगे, ये फिर प्रत्याशी तय होगा तो हम उसके बाद उस पर एग्जैक्टली बात करने की स्थिति में होंगे। नहीं, जैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक तो जो किल्लेबाज टाइप के लोग हैं, जैसे किसी का बेटा है, किसी के दादा जो है कांग्रेसी थे, और भले वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए, और कांग्रेस उनको टिकट दे भी देती। ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अगर वो बचेगी, और साथ में जो राहुल गांधी जिस नैरेटिव या जिस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, उस मतलब मैं अगर इस तरह से कहूं कि पिछले 2-2.5 साल में राहुल गांधी ने जिस तरह का इम्पैक्ट देश की राजनीति पर डाला है, उस इम्पैक्ट के तहत जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उस अलाइनमेंट के साथ, राहुल गांधी के साथ अलाइन होकर, कन्विक्शन के साथ, अगर ऐसे लोग वो आइडेंटिफाई करके ला पाएगी, पता नहीं, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन देनी होती हैं और कमेटियां चुनती हैं, सर्वे कराते हैं, वो लोग सारी पार्टियां कराती हैं, कांग्रेस भी कराती है। तो लेकिन अगर ऐसे लोग होंगे जो आइडियोलॉजी के साथ अलाइन हो, जो राहुल गांधी जिस नैरेटिव्स को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ कन्विक्शन
एक मिनिमम कन्विक्शन के साथ खड़े हों, तो शायद बेहतर रिजल्ट्स मुझे लगता है आ सकते हैं। लेकिन जो ये किल्लेबाज लोग हैं बहुत सारे यहाँ दरअसल लीडरशिप कांग्रेस की बहुत कमजोर है। आप एक लीडर का नाम मतलब आप हो सकता बता दें, लेकिन जैसे आप हरियाणा में कांग्रेस का लीडर लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में जानते हैं, राजस्थान में जानते हैं, दूसरी जगहों पे बिहार में भी एक आधे नाम तो लोग तारिक अनवर का नाम बता ही देंगे। लेकिन झारखंड में सुबोध कांत सहाय जो पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं जीते हैं, उनके अलावा शायद ही किसी का नाम कोई बता पाए कि भाई और कौन लीडर है यहाँ कांग्रेस का। ऐसे में कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और इस तरह के नए तरह के एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस मॉडल, या आप ये कह लीजिए हरियाणा को मैं एक तरह से और देखता हूं, ईवीएम वाली बात तो है, लेकिन बाकी जो चीजें उन्होंने की हैं, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने टेस्ट किया अपने एक मॉडल को कि भाई जहां हम पूरी तरह से पीछे हों, हमारे परसेप्शन भी हमारे खिलाफ हो, ऐसे में हम कैसे चीजों को माइक्रो मैनेज करें, जिसका एक पार्ट इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन बाकी चीजें भी हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मुझे लगता है कि वहां तो सफल हुआ वो टेस्ट। वो उस तरह का टेस्ट महाराष्ट्र और झारखंड में पुख्ता कर लेना चाहती है। क्या ये हमारा जो चक्रव्यूह जो बनाते हैं, राहुल गांधी जिसे चक्रव्यूह कहते हैं, वो चक्रव्यूह इन राज्यों में भी अगर सफल हुआ, और मुझे लगता है वो चक्रव्यूह रच रही है, जैसे जयराम महतो की बात मैंने आपको बताई, आपने भी एक पार्टी की बात बताई, सूरज सिंह वाली। तो ऐसे में ये सारे अगर चीजें, और झारखंड पार्टी है ही नौसिक्का की, वो भी 20-25 सीटों पे खड़ी हो जाती है, और भी कई पार्टियां हैं छोटी मोटी जो खड़ी होती हैं। अगर ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई देती हैं ये पार्टियां, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो उस एक्सपेरिमेंट को एक तरह से फुल प्रूफ करना चाहती है इन जगहों पर? क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सफलता सर्वत्र पूज्य, सफलता हो गई तो माइक्रो मैनेजमेंट दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन बात यह है कि यही माइक्रो मैनेजमेंट तो जम्मू कश्मीर में भी था, बहुत ज्यादा था, यहाँ हरियाणा से ज्यादा था। लेकिन ये तो हमने देखा कि माइक्रो मैनेजमेंट कैसा था कि नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़ गए, अमित शाह 3 दिन पहले मैदान छोड़ गए। भाई जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, नायब सिंह सैनी थे, आज मुख्यमंत्री हैं, तो उनको उनकी सभा में हेमा मालिनी को बुलाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिन राजनाथ सिंह की सभा होनी थी हिसार में, वो भी रद्द हो गई। महेंद्रगढ़ में अनुराग ठाकुर की सभा होनी थी, वो सभाएं हो ही नहीं पाई। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट वगैरह दिखता है नहीं। इन सब बातों को हम याद दिलाएं तो कहाँ माइक्रो मैनेजमेंट है। तो जीत गए हैं तो माइक्रो मैनेजमेंट, तो इसका ये है, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। हम तो दूसरे तरह से देखते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा जम्मू कश्मीर में था जो नहीं सक्सेस हुआ। अब झारखंड में हम पहले भी जिस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी, जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, यही है कि वो इलेक्शन को बाइपोलर बना रहे हैं। लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए ये बोल करके चुनाव बंट रहा है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे घटक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो मन से तो चुनाव लड़ती ही है, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, लेकिन ताकतवर तो जनता बनाएगी ना। ताकत से चुनाव से क्या होना है, जनता ताकतवर बनाएगी। तो जनता जब बाइपोलर इलेक्शन देखती है तो उचित या अनुचित के आधार पर वो इधर या उधर बढ़ती है, और उसमें छोटे दल को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें अगर कोई हम मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, कोई पार्टी मैनेजमेंट भी करना चाहती है, तो वो फेल होती है। भाई हरियाणा में फेल नहीं हुए क्या? इतना मैनेजमेंट किया गया, आम आदमी पार्टी को क्या मिल गया,
जेजेपी को क्या मिल गया, इनेलो को क्या मिल गया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को क्या मिल गया, मायावती जी की पार्टी को क्या मिल गया, कुछ मिला क्या? नहीं मिला, यहां भी नहीं मिलना है, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन हो रहे हैं। जी जी, तो आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलना है, लेकिन फिलहाल जो आज आज की तारीख में जो माहौल है उसमें बहुत साफ नजर आता है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के मुकाबले अपर हैंड लिए हुए है। राहुल गांधी ने आज जिस तरह से यहाँ पर संविधान सम्मेलन में जो बातें कही और जितना डिटेल में गए हैं, उससे भी बहुत साफ है कि उनकी रणनीति झारखंड के लिए कुछ थोड़ा सा अलग दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर है, जिसे मूलवासी कहें और जिसे कुर्मी समुदाय कहें, जो ओबीसी है, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का आज का भाषण थोड़ा बहुत तो खलबली मचाएगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो नतीजों में दिखाई देगा। आज की बात प्रेम जी यहीं समाप्त करें, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, और बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम लोग बात करते हैं। और लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, अपने दर्शकों से, कि अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कीजिए। हमारे चैनलों प्रणाम इंडिया या अनब्रेकिंग, जहां भी आप देख रहे हो, उसे सब्सक्राइब तो कीजिए ही, उसकी मेंबरशिप अगर आप ले लेंगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई बातचीत के साथ, नए इश्यू पर। धन्यवाद, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।